विचारधारा की विचारधारा उदारवाद उदारवाद। ग्रामसी ऐसा तो नहीं कि समझ नहीं आया जो नए बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है। और थोड़ा सा इच्छा भी रखिए समझने की तो 100% और बेहतर तरीके से आ जाएगा। जीएस की क्लास में तो सो ही जाता है का बच्चा, समझ नहीं आता। घर पे बहुत सारे काम रहते होंगे उनको। क्यों मित्र? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं दवाई लेके आया हूँ, अभी खाऊंगा। सही। उदारवाद कि उदारवाद कि उदारवाद क्या होता है, कि उदारवाद क्या है, कि उदारवाद क्या होता है। कोई बच्चा अगर बताना चाहता है तो बता सकता है उदारवाद के बारे में। बताओगे? अगर पता है तो बता सकते हैं, कोई जबरन नहीं है, अगर बताना है तो बता सकते हैं। उदारवाद, ग्रामसी जो पढ़ा है उसमें दो ही विचार आते हैं। या तो नौ मार्क्सवाद का विचार आएगा, और या फिर हेजमनी का विचार मतलब राजनीति का विचार आएगा। तीसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तीसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड देख लेना। समझ में आ रहा है? तीसरे प्रकार का क्वेश्चन इसमें से बना ही नहीं है। हॉब्स का जो पढ़ाया है उसमें सामाजिक समझौता ही सबसे ज्यादा आया है, या फिर उसमें संप्रभुता का सिद्धांत आया है। और जो वेस्टर्न थिंकर आपके एक यूनिट, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट यही थी इसके अंदर। ये चौथे पेपर में भी आपको मिलेगा। तो चौथे पेपर में जितना भी समझाया जाएगा, अन्य बच्चे से आप एडवांस स्थिति में होंगे इन विचारधाराओं में। उदारवाद की अगर हम बात करते हैं कि उदारवाद क्या है, उदारवाद कि क्या है उदारवाद, ध्यान से सुनिएगा। उदारवाद की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें कि उदारवाद के अंदर मुख्य रूप से 3 से 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं बस पूरे चैप्टर के अंदर। उदारवाद के अंदर, उदारवाद के अंदर बच्चा जो एक प्रश्न बनता है, कि उदारवाद के अंदर जो प्रश्न बनता है, वो उदारवाद के अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है परंपरागत उदारवाद। कौन सा उदारवाद? परंपरागत उदारवाद। कि परंपरागत पैसा, 1 तारीख है क्या आज? देख ले। बिजली का बिल भरना है? दिमाग खराब हो गया इसका, सुबह सुबह बिल भेज दिया है। नहीं, अरे 200 यूनिट, घर में 3 एसी लगे हों और जिसमें दो हमेशा काम कर रहे हों, तो 3,500 का इस बार कम है, लेकिन 2,500-3,000 बिल आ जाता है बेटा। 200 यूनिट क्या होता है? ये तो हमारा लल्ला चला करके रिमोट खेलता रहता है। ध्यान से सुनिएगा। उदारवाद, और सबसे बड़ी बात यह है ना, हमें केवल उस समय गलत लगता है जब बच्चा पढ़ाई के दौरान, समझने के दौरान थोड़ी सी हरकत करता है। बाकी मुझे, सही देखा जाए, मुझे शैतानी ही पसंद है। अगर बच्चे शैतानी मतलब ये नहीं कि सामने वाले का सर फोड़ दिया, ये शैतानी नहीं है, ये हिंसा है। ये क्या है? हिंसा है। मानव जीवन के अंदर आपके आचार विचार व्यवहार संवाद भाषा धैर्य, इन सबके साथ साथ एक बचपना भी जीवन में होना चाहिए। शरीर को आप जितना खुला अनुशासन में रखिए, प्रतिबंध में नहीं। अनुशासन का मतलब ये रहता है एक सीमा में रह करके चीजों के बारे में करना, अनुशासन कहलाता है।
कुछ समय पहले की बातें हैं। एक छोटा सा बच्चा घर में जैसे तेल आता है सरसों का, तो कई बार आपने देखा होगा 2-2 लीटर के डब्बे भी आते हैं छोटे छोटे। तो उसमें से एक बच्चे की मम्मी ने खोला और सोचा कि आधा किसी दूसरे डब्बे में रख लें। वो जब तक किचन में जाती हैं दूसरा डब्बा लेने के लिए छोटा, तब तक उनका लाल उसमें नहा लेता है। नहा क्या लेता है, उसको पकड़ रहा होता है और पकड़ के उठने की कोशिश करता है। वो डब्बा उसके ऊपर ही गिर जाता है। और उसके बाद उसकी मम्मी उसको ऐसे देखती हैं, वो सीधा बिना मुड़े भाग जाता है अपनी दादी के पास। तो उसकी दादी समझती है कि कुछ उल्टा सीधा ये कर ही आया है। तो उसकी माँ फिर परंपरागत उदारवाद परंपरागत उदारवाद नंबर 1, इसमें कुछ बच्चों के जो शब्द आ रहे हैं, वो जो शब्द आ रहे हैं वो ब्रैकेट में हैं। और अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। जब पूछा जाएगा तो बता देंगे। परंपरागत उदारवाद परंपरागत उदारवाद इसी को नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है, कि नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है, कि नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ फिर इसके दूसरे चरण में पढ़ना है आधुनिक उदारवाद, कि आधुनिक उदारवाद। और आधुनिक उदारवाद को ही सकारात्मक उदारवाद की संज्ञा दी जाती है। कौन से बच्चा? सकारात्मक उदारवाद, कि सकारात्मक उदारवाद, कि सकारात्मक उदारवाद, कि सकारात्मक उदारवाद। और इसी के साथ साथ जो इसके अंदर एक बहुत बेहतर और सबसे बढ़िया जो प्रश्न बनेगा उदारवाद के अंदर, बहुसंस्कृतिवाद का विचार। कौन सा विचार? बहुसंस्कृतिवाद का विचार। ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों को तुलनात्मक रूप से पिछले 1-2 बार पूछा गया है, सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछा गया है। दोनों में अंतर पूछ लिया गया है। या तो यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है बहुसंस्कृतिवाद का, कि बहुसंस्कृतिवाद, कि बहुसंस्कृतिवाद का विचार, कि बहुसंस्कृतिवाद का विचार, कि बहुसंस्कृतिवाद का विचार, कि बहुसंस्कृतिवाद का विचार, कि बहुसंस्कृतिवाद का विचार। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। परंपरागत उदारवाद, कि परंपरागत उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, या फिर बहुसंस्कृतिवाद का विचार। इन तीनों में कहने का मतलब तो अभी और भी दुनिया भर का जोड़ा जा सकता है। सिविल्स के एग्जाम को देखते हुए इन 3 पहलुओं पर मुख्य रूप से विचार करना है। या हम कह सकते हैं उदारवाद से यही 3 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, कि 3 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और ध्यान से सुनिएगा, इसमें परंपरागत उदारवाद यहाँ से शुरू करते हैं, कि परंपरागत उदारवाद, लेकिन इसी परंपरागत उदारवाद को हम उदारवाद का पहला चरण भी कह सकते हैं, कि उदारवाद का पहला चरण, कि उदारवाद का पहला चरण, कि उदारवाद का पहला चरण। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। उदारवाद का पहला चरण, कोई बताएगा उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑनलाइन में कोई बच्चा? उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? उदारवाद की नींव किसने डाली? कि उदारवाद की नींव किसने डाली थी? हम्म? भूकंप आ रहा है क्या? ऑनलाइन में अगर बताना चाहता है कोई तो बता सकता है कि उदारवाद की नींव किसने डाली थी और कौन से वर्ष में डाली थी? अगर ऑनलाइन में बताना चाहता है तो बता दे। उदारवाद, ध्यान से सुनिएगा। उदारवाद की अगर हम बात करते हैं, कहने का मतलब क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इतनी देर में तो यूट्यूब जवाब दे देगा उदारवाद की नींव में।
ध्यान से सुनिएगा, उदारवाद की अगर हम बच्चे बात करते हैं कि उदारवाद की अगर हम बात करते हैं कि उदारवाद की अगर हम बात करें, उदारवाद की बात करें, इसी उदारवाद की बात हम करते हैं, किसी उदारवाद की बात करें, इसी को हम उदारवाद का पहला चरण कहते हैं कि पहला चरण कहते हैं कि उदारवाद का पहला चरण कहा जाता है, कि उदारवाद का पहला चरण कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, उदारवादी विचारधारा की शुरुआत अगर हम कहते हैं कि उदारवादी विचारधारा की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, उदारवाद की शुरुआत, कि उदारवाद की जो शुरुआत रहती है, कि उदारवाद की जो शुरुआत रहती है, इसकी शुरुआत बेटा जी सबसे पहले यूरोप में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? यूरोप में। उदारवाद की शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले यूरोप में हुई थी, कि सबसे पहले यूरोप में इसका शुरुआत हुआ। किसका शुरुआत? उदारवाद की। उदारवाद की शुरुआत यूरोप में मानी जाती है, और यूरोप के अंदर 16वीं शताब्दी के लास्ट में और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में। जो हमने पिछला बैच रहा होगा उसमें हमने 17वीं शताब्दी जहां तक है लिखवाया हुआ है। 16वीं शताब्दी के अंतिम समय में और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, किताब में वही लिखना 17वीं शताब्दी। तो कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ध्यान से सुनिएगा, उदारवाद की शुरुआत यूरोप के अंदर, कि उदारवाद की शुरुआत यूरोप के अंदर 17वीं शताब्दी के अंदर, कि 17वीं शताब्दी के अंदर से मानी जाती है, कि 17वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर किसकी शुरुआत हुई? उदारवाद की शुरुआत हुई। और यूरोप से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी बच्चे? यूरोप के अंदर इसकी शुरुआत हुई। और यूरोप के अंदर एक देश था ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन इसका गढ़ माना गया, उदारवाद का गढ़ माना गया है। जैसे सिविल का गढ़ मुखर्जी नगर माना जाता है ना? वैसे ही उदारवाद का गढ़ किसको माना गया? ब्रिटेन को माना गया। क्यों ब्रिटेन को माना गया? क्योंकि ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। क्योंकि ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले बेटा जी औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति हुई थी। और औद्योगिक क्रांति हुई थी मतलब इसी के साथ साथ पूरे के पूरे यूरोप में, पूरे के पूरे यूरोप में बेटा जी क्या देखने को मिलता है, कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर औद्योगिकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप, औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बच्चा क्या था, कि पूरे यूरोप के अंदर औद्योगिकरण और इसके साथ साथ शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कहाँ पर? यूरोप में। ब्रिटेन में भी सही बात है, शुरुआत तो ब्रिटेन से हुई थी, लेकिन उदारवाद की शुरुआत यूरोप में ब्रिटेन के अंदर से औद्योगिक क्रांति से मानी जाती है। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, और जब औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिकरण, नगरीकरण, शहरीकरण, धीरे धीरे इसका विकास होने लगा। और जब धीरे धीरे इसका बच्चा विकास होने लग जाता है, तब क्या होता है, कि जब धीरे धीरे इसका विकास होने लग जाता है तो धीरे धीरे वैज्ञानिक क्रांतियां भी होती हैं। कहाँ पर बेटा जी? यूरोप में। धीरे धीरे क्या शुरू हो जाती हैं बच्चे? वैज्ञानिक क्रांतियां भी शुरू हो जाती हैं, कि वैज्ञानिक आधार पर बेटा जी यूरोप के अंदर क्रांति भी शुरू हो जाती हैं। 1137 47 50, 1150 तक बता देना आप लोग। 1150, हाँ 37 हो गया है। ठीक है, तो 1150 तक बता देना, 2-3 मिनट बाद वो रहेगा, क्योंकि मुखर्जी नगर में 12:30 से 6 बजे तक वहां पर भी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब बच्चा क्या होता है, कहने का मतलब यही है, उदारवाद की शुरुआत 17वीं शताब्दी में यूरोप से होती है, और यूरोप में मुख्य रूप से ब्रिटेन से होती है। ब्रिटेन से क्यों होती है? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक
क्रांति हो जाती है। और इसी क्रांति से, औद्योगिक क्रांति से ही नगरों की स्थापना होने लग जाती है, शहरों का निर्माण होने लग जाता है। और नगरों और शहरों के निर्माण के साथ साथ धीरे धीरे वैज्ञानिक क्रांति शुरू हो जाती है। कहाँ पर? यूरोप में, ब्रिटेन में, जैसा भी आप उचित समझे। यूरोप में, ब्रिटेन में वैज्ञानिक क्रांति भी प्रारंभ हो जाती है कि वैज्ञानिक क्रांति बच्चा प्रारंभ हो जाती है कि वैज्ञानिक क्रांति भी प्रारंभ हो जाती है। और धीरे धीरे वैज्ञानिक क्रांति के साथ साथ बच्चा क्या होता है कि यूरोप में बच्चा धीरे धीरे लोकतंत्र की शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत हो जाती है? लोकतंत्र की शुरुआत हो जाती है कि लोकतंत्र की भी शुरुआत हो जाती है कि यूरोप के अंदर धीरे धीरे लोकतंत्र की शुरुआत हो जाती है कि लोकतंत्र की शुरुआत हो जाती है। कहाँ पर? यूरोप में कि लोकतंत्र की शुरुआत हो जाती है। और लोकतंत्र की भी शुरुआत हो जाती है। और जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी बड़ी, देखो औद्योगिक क्रांति जब हुई, कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो निश्चित है कि औद्योगिक क्रांति से क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैडम चाय नहीं पीनी। ध्यान से सुनिएगा, औद्योगिक क्रांति से क्या होता है कि बच्चा, जब औद्योगिक क्रांति, उद्योग धंधे, जब बड़े बड़े उद्योग लगने लगे, कि जब बड़े बड़े बेटा जी औद्योग, बड़े बड़े, मतलब कि औद्योगिक क्रांति के बाद जब बड़े बड़े बेटा जी उद्योग लगने लगे, जब बड़े बड़े उद्योग लगने लगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगने लगी, तो पूंजीवाद आएगा नहीं आएगा? जब बड़ी बड़ी कोई फैक्ट्री डालना शुरू कर देगा, कि बड़ी बड़ी जब फैक्ट्री डालना शुरू कर देगा, खुल जाएगा ना यार? नहीं, वो तो है। और इतने सारे दानवीर कर्ण है कक्षा में, ये कब कमाएंगे? ध्यान से सुनिएगा, कहने मतलब क्या था। अब आप बताइए, जैसे आपने कोई फैक्ट्री डाल दी, तो निश्चित है फैक्ट्री कोई डाल दी, आपके अधीन मान लीजिए 1,000 व्यक्ति काम कर रहा है, आप काम करवा रहे हैं उन लोगों से, तो कहने का मतलब क्या था कि आपके अंडर में अगर 1,000 व्यक्ति काम कर रहा है तो फिर आप पूंजीपति ही कहलाएंगे ना। पूंजीपति कहलाएंगे, प्राइवेट सेक्टर ही तो है वो, जो मालिक ही तो आएगा। बेटा जो फैक्ट्री डालेगा और जो करता धरता होगा वो मालिक ही तो होगा, पूंजीपति ही तो संज्ञा दी जाएगी। तो जब ब्रिटेन के अंदर बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हो गई, बड़े बड़े उद्योगों की नींव डाली गई, तब बेटा जी क्या हुआ, इन्हीं उद्योगों की नींव से बच्चे क्या हुआ कि यूरोपीय समाज में, यूरोपीय देश में या यूरोप में, यूरोपीय समाज के अंदर धीरे धीरे, यूरोपीय समाज के अंदर बच्चा क्या रहता है कि यूरोपीय समाज के अंदर धीरे धीरे बेटा जी जरा ध्यान से सुनिएगा, पूंजीवादी पूंजीवादी विचारधारा का जन्म हो जाता है। किसका जन्म हो जाता है? पूंजीवादी विचारधारा का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है कि पूंजीवादी विचारधारा का बेटा जी जन्म हो जाता है। पूंजीवादी विचारधारा का जन्म का मतलब क्या था? ध्यान से सुनिएगा, पूंजीवादी विचारधारा का मतलब क्या था? जब कोई उद्योग लगाएगा, जब कोई व्यक्ति इंडस्ट्री डालेगा, तब क्या होगा? वो समाज सेवा के लिए डालेगा कि अपने लाभ के लिए डालेगा? अपने लाभ के लिए डालेगा। उद्योग लगाया उसने, उसी से पूंजीपतियों का निर्माण भी धीरे धीरे यूरोपीय समाज में शुरू हुआ। और जैसे जैसे यूरोप के अंदर पूंजीपतियों का निर्माण हुआ, धीरे धीरे पूंजीपतियों का उदय होने लगा, पूंजीवादियों का युग धीरे धीरे शुरू होने लगा। और उसी पूंजीपतियों उद्योग लगाए, उद्योग से पूंजीपति आया, और पूंजीपति से बेटा जी निजी संपत्ति की शुरुआत हुई कि नहीं हुई? किसकी शुरुआत हुई? निजी संपत्ति की शुरुआत हुई। होगी कि नहीं होगी? निजी संपत्ति की शुरुआत हो गई। और निजी संपत्ति की शुरुआत हो गई, और जब बच्चे निजी संपत्ति की लल्ला शुरुआत हो गई यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर ध्यान से सुनिएगा, यूरोप के अंदर निजी संपत्ति की शुरुआत हो गई। और जब निजी संपत्ति की शुरुआत हो गई तो कहीं ना कहीं, ध्यान से सुनिएगा, कहीं ना कहीं
पूंजीवादी या बाजारवादी युग की शुरुआत हो गई। बाजारवादी युग आ गया ना, निजी संपत्ति आ गई, बिजनेस आ गया, उद्योग आ गया, पूंजीपति आ गए, निजी संपत्ति आ गई। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं यूरोप में बाजारवादी विचारधारा या बाजारवादी व्यवस्था की क्या हो जाती है बच्चे, शुरुआत हो जाती है। कहाँ पर, यूरोप के अंदर, कि यूरोप के अंदर बाजारवादी विचारधारा आ गई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम उदारवाद को बाजारवाद कहें तो भी वही बात है, उदारवाद को बाजारवाद, उदारवाद को पूंजीपति युग, उदारवाद को लोकतंत्र, सब उसी के नाम है। ध्यान से सुनिएगा, उदारवाद को हम पूंजीवादी भी कह सकते हैं, उदारवाद को हम बाजारवादी भी कह सकते हैं, और उदारवाद किसका समर्थन करता है, लोकतंत्र का समर्थन करता है। अब यहाँ पर आपको 3 से 4 चीजें जो आपको अभी समझाई गई हैं, ध्यान से सुनिए। उदारवाद का हम पहला चरण पढ़ रहे हैं। उदारवाद की अगर हम उदारवाद की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं कि दोस्तों उदारवाद की शुरुआत कब हुई, तो उदारवाद की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंतिम समय में या फिर 17वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर उदारवाद की शुरुआत होती है। और इसका मुख्य केंद्र ब्रिटेन माना जाता है। ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति होती है, और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप का पूरा जो समाज रहता है वो धीरे धीरे शहरीकरण में बदलता चला जाता है, नगरीकरण में बदलता चला जाता है। और जैसे जैसे उद्योगों की स्थापना होती है वैसे वैसे पूंजीपतियों का जन्म हो जाता है, और जैसे जैसे पूंजीपतियों का जन्म हो जाता है वैसे वैसे निजी संपत्ति का उदय हो जाता है। और जैसे जैसे निजी संपत्ति का उदय होता है तो यूरोप में बाजारवादी व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। अच्छा क्लियर है, ये लाइनें क्लियर है कि नहीं है? क्या नाम है, यूरोप में बाजारवादी व्यवस्था जन्म ले लेती है। यहाँ तक क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। उदारवादी अगर हम विचारधारा पढ़ रहे हैं, उदारवादी विचारधारा पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो यूरोप के अंदर, कि यूरोप में बेटा जी उदारवादी विचारधारा की शुरुआत हुई, कि उदारवादी विचारधारा की शुरुआत हुई। तो यूरोप के अंदर उदारवादी विचारधारा की जो शुरुआत हुई। अब उदारवादियों का मानना क्या है, कि उदारवादियों का मानना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। उदारवादियों का मानना क्या है, लल्ला जरा ध्यान से सुनिएगा। उदारवादी क्या मानते हैं? अब उदारवादी अगर विचारधारा हमें पता है और कहा जा रहा है कि जॉन लॉक उदारवादी हैं तो उनकी विचारधारा ऐसी होगी। हम कह दें बेंथम उदारवादी हैं तो उनकी विचारधारा ऐसी हो जाएगी। हम कह देंगे जेस मिल उदारवादी हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम कहें आपसे कि जेस मिल उदारवादी हैं, मिल हैं, जॉन लॉक हैं, बेंथम हैं, जिसको कह दिया जाए कि ये उदारवादी हैं तो सारी के सारे विचारक जो उदारवादी होंगे उन सब के विचार लगभग एक जैसे होंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। उदारवादी विचारधारा उदारवादी विचारधारा की अगर हम बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। यूरोप में उदारवादी विचारधारा का उदय हुआ। उदारवादी विचारधारा की क्या मान्यताएं हैं, उदारवादी विचारधारा की क्या विशेषताएं हैं, उदारवादी विचारधारा के क्या सिद्धांत हैं, या उदारवादी विचारधारा किन नियमों पर
आधारित है। उदारवादी विचारधारा कैसे कार्य करती है? सब का मतलब एक है। ध्यान से सुने, सब का मतलब एक है। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उदारवादी विचारधारा किस पर विश्वास करती है? ध्यान से सुनिएगा। उदारवादी विचारधारा किसको पसंद करती है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। उदारवादी विचारधारा, ध्यान से सुनिएगा, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करती है। किसका समर्थन करती है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करता है। कौन? उदारवाद। नंबर एक। नंबर दो, जरा ध्यान से सुनिएगा। नंबर दो की अगर हम बात करते हैं, जो उदारवादी विचारधारा वाले देश हैं, वो संविधानवाद का समर्थन करते हैं। किसका बच्चे? संविधानवाद का समर्थन करते हैं। पॉलिटी की कक्षा में कितने बच्चे नहीं थे? पहली कक्षा में उदारवादी संविधान और संविधानवाद पढ़ाया था। संविधानवाद का मतलब क्या है? जिस देश के अंदर सरकार और नागरिकों पर प्रतिबंध लगे होते हैं, वो देश किसमें आता है? हाँ। उदारवाद किसका समर्थन करता है? संविधानवाद का समर्थन करता है। इसके साथ साथ जरा ध्यान से सुनिएगा। उदारवाद किसका समर्थन करता है? उदारवाद सीमित शासन का समर्थन करता है। उदारवाद किसका समर्थन करता है बच्चा? सीमित शासन का। उदारवाद, जरा ध्यान से सुनिएगा, उदारवाद सीमित शासन का समर्थन करता है कि सीमित शासन का समर्थन करता है कि सीमित शासन का समर्थन करता है। उदारवाद, ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति को प्राथमिकता देता है, व्यक्ति को केंद्र में रखता है। उदारवाद, जरा ध्यान से सुनिएगा कि उदारवाद की अगर हम बात करते हैं, कि उदारवाद की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, उदारवाद की अगर हम बात करते हैं तो उदारवाद व्यक्ति को केंद्र में रखता है। कैसे बच्चे? केंद्र में रखता है, या फिर हम कह दें व्यक्ति को प्राथमिकता देता है। किसको प्राथमिकता देता है? व्यक्ति को प्राथमिकता देता है। कौन? उदारवाद व्यक्ति को प्राथमिकता देता है कि व्यक्ति को प्राथमिकता देता है कि व्यक्ति को प्राथमिकता देता है। इसी के साथ साथ जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले जरा 5 मिनट लिख लो, कम से कम चैप्टर की शुरुआत हो जाए उदारवाद की। थोड़ा सा लिख लीजिए इतना, ये थोड़ा सा लिख लीजिए इतना। 50 हो गए, 51 हो, 4 मिनट लिख लीजिए। नहीं, लिख लीजिए 5 मिनट, 5 मिनट लिख लीजिए, या छोड़ दें क्लास। 5 मिनट लिख लीजिए, फिर 5 मिनट लिख लीजिए। लिखिए, उदारवाद की शुरुआत, कि उदारवाद की शुरुआत या उदारवादी विचारधारा की शुरुआत या उदय 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था, और इसका सबसे अधिक प्रभाव और इसका सबसे अधिक प्रभाव इंग्लैंड में पड़ा था, और इसका सबसे अधिक प्रभाव इंग्लैंड में पड़ा था, क्योंकि यह देश क्योंकि यह देश औद्योगीकरण और शहरीकरण की औद्योगीकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया से
गुजर रहा था, गुजर रहा था, और यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति का ही परिणाम, वैज्ञानिक क्रांति का ही परिणाम उदारीकरण एवं शहरीकरण था, एवं शहरीकरण था। इसमें व्यक्ति पर ध्यान, इसमें व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया, इसमें व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया, और लोकतांत्रिक विचारधारा का, और लोकतांत्रिक विचारधारा का उदय हुआ, कि लोकतांत्रिक विचारधारा का उदय हुआ। आज की कक्षा यहीं तक। जो बच्चा नया है, जो नया जुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। ये आपको क्या नाम है, सारा जो बचा हुआ है वो हम दो, जो अभी एक यूनिट हुई है वो हम फिर से करवा देंगे, ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्कार।